Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaurang Dhawan Lal and with me is my co-anchor Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और प्रमुख खबरों पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पर। अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं गौरा धवन लाल। Thank you, Amrish and Siddharth. Welcome to the program. A quick look at the headlines. In the domestic market today, Sensex adds 110 points. Nifty ends nearly flat. Niti Aayog launches first report of its quarterly series aimed at offering insight into India's trade dynamics. And global crude prices continue upward trend. Brent crude trades at $73.72 per barrel. घरेलू शेयर बाजारों में आज सेंसेक्स में 110 अंक की बढ़त दिखाई दी। निफ्टी लगभग स्थिर रहा। नीति आयोग ने देश के व्यापार से संबंधित तिमाही श्रेणी में पहली रिपोर्ट जारी की और कच्चे तेल के मूल्यों में तेजी जारी रही। ब्रेंट क्रूड $73.72 प्रति बैरल पर दर्ज किया गया। और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों में बैंकिंग और रियल्टी शेयरों में तेजी के चलते बढ़त का दौर आज भी जारी रहा। 30 शेयरों पर आधारित बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 110 अंक यानी 0.14% की बढ़त के साथ 80,956 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी लगभग स्थिर रहा और लगभग 10 अंक बढ़कर 24,467 अंकों पर पहुंच गया। बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में भी बढ़त दिखाई दी। मिड कैप सूचकांक 0.83% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.68% तक बढ़ा। Domestic benchmark equity indices today maintained their positive trajectory, supported by gains in realty and banking stocks. The 30-share BSE Sensex added 110 points or 0.14% to close at 80,956 and the NSE Nifty 50 ended nearly flat, marginally up by 10 points to settle at 24,467. The broader market at the Bombay Stock Exchange also logged gains. The mid-cap index ended 0.83% up and the small-cap index climbed 0.68%. In the Sensex index, 16 out of 30 companies logged losses. In the top laggards, Bharti Airtel shed over 2.1%, Tata Motors fell over 1.6%, and Adani Ports dropped over 1.5%. Conversely, among the top gainers, HDFC gained over 1.8%, NTPC advanced 1.4%, and Bajaj Financial Services climbed over 1.3%. In sectoral indices at the BSE, 10 out of 20 sectors ended in positive territory. Among the top gainers, realty surged over 2%, financial services gained over 1.1%, and BankX added over 0.9%. Conversely, in the top laggards, auto and FMCG both lost over 0.6%, telecommunication fell over 0.5%, and services were down by 0.44%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,384 companies advanced and 1,582 declined, while 104 remained unchanged.
At the National Stock Exchange, 107 companies hit their 52-week high, while 11 hit their 52-week low. और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 5 पैसे कमजोर होकर 84 रुपए 74 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की प्रमुख 6 मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर दिवसीय कारोबार में 106.54 पर चल रहा था। सिद्धार्थ जी, जैसा शेयर बाजार का हाल हमने आज देखा, थोड़ा अपवर्ड रहा, हालांकि कोई खास मूवमेंट नहीं दिखाई हुआ, और वो खास तौर से बैंकिंग और रियल्टी शेयरों में जो बढ़त दर्ज की गई। तो आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे कारण थे जिन्होंने आज बाजार को संभालने में मदद की? नहीं, देखिए अमरीश, बाजार पिछले आई थिंक मुझे लगता है ये चौथा ट्रेडिंग सेशन है, तीसरा या चौथा, जब बाजार पॉजिटिव में लगातार पॉजिटिव रहे हैं। और जो अक्टूबर में जो FIIs की बिकवाली के बाद और जो अर्निंग्स के जो हमारे क्वार्टरली अर्निंग्स थे कंपनीज के, जो रिजल्ट्स खराब आए थे, उसके बाद जो एक सडनली एक हमने मार्केट्स में जो एकदम डाउन टर्न देखा था, एकदम नीचे गई थी बाजार तेजी से, तो मुझे लगता है उस गिरावट से बाजार अब उभरी है। और अच्छी बात क्या है इस बार, जो एक मुझे लगती है अच्छी बात है, जब FIIs ने बहुत बड़ी तादाद में सेलिंग की, तो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जो है उस समय पे उसी मतलब जी उसी मात्रा में मतलब उन्होंने उसको मार्केट्स को सपोर्ट किया, मतलब तकरीबन सेम क्वांटिटी में। उधर तकरीबन 1 लाख करोड़ तक की बिकवाली थी, तो इधर 1 लाख करोड़ तक की खरीदारी थी। तो कहीं ना कहीं उसको, तो ये एक बहुत पॉजिटिव थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अभी तक जो हम लोग देखते हैं FIIs जब भी इंडियन मार्केट से निकलते थे, तो एक कहीं ना कहीं मार्केट में एकदम जो है कॉन्फिडेंस का लॉस कह लें, या एकदम तेजी से जो है गिरावट आती थी। तो वो एक कम से कम ये एक अच्छी बात है कि हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो पेंशन फंड्स हों, इंश्योरेंस कंपनीज हों या म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनके थ्रू रिटेल इन्वेस्टर एक बड़ी पैमाने पे आ रहे हैं, तो कम से कम उनका भी विश्वास बाजार में ऐसा लगता है, अब देख के लगता है कि कायम है। और जहाँ तक अभी मार्केट्स को मुझे लगता है कि जैसा पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस को देखें और आगे जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह का अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं और कुछ ना कुछ उस तरह की अनिश्चितता कि अभी अमेरिका में क्या होगा जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे, और अमेरिकी अपनी जो उनकी इन्फ्लेशन की चाल है, उनके जो इकोनॉमिक डेटा है वो किस तरह का आएगा, और फेड का क्या उसके बाद किस तरह का फेड का रेट कट को लेके क्या वो रहेगा, उनके कदम किस तरह से रहेंगे, तेजी से घटाएंगे रेट या थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों पे बाजार की चाल निर्भर करेगी। साथ ही साथ हमारे अपने डोमेस्टिक कारण भी हैं, जैसे हमारा अभी जो GDP का डेटा आया, तो कहीं ना कहीं एक उससे जो एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर में हमने देखा कि इकॉनमी की रफ्तार जो है उस तरह की नहीं है जिसका हम लोग एक अनुमान लगा रहे थे। तो मुझे लगता है एक वो है, लेकिन उसके साथ साथ पॉजिटिव्स हैं, जैसे कि आप ये देखिए कि अभी तक कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी सरकार ने ही कहा है जब ये स्लो डाउन आया, लेकिन GDP का जो डेटा आया उसमें कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन है, सर्विस सेक्टर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल कुछ कम भी हुआ, क्योंकि हमको एक बात ये याद रखनी होगी कि चूंकि ये चुनावी साल था, तो बजट पास होते होते तकरीबन आधा अगस्त तक चला गया था। तो तकरीबन आपके अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मतलब 5 महीने तकरीबन हमारे इस साल का हमको नुकसान हुआ, क्योंकि वो गति नहीं मिली, जो एक्सपेंडिचर में जो गति आनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं वो मिसिंग थी। उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो आपकी मॉनसून रेंज थी वो डिले हुई सितंबर तक, तो उन सब की वजह से कहीं ना कहीं जो जिस तरह का एक्सपेंडिचर मोमेंटम डोमेस्टिक इकोनॉमी में होना चाहिए था वो नहीं आया। लेकिन ऐसा मुझे लगता है, और मुझे अब जो डेटा भी जो आ रहा है धीरे धीरे वो ये दिख रहा है कि अब जो बची हुई 2 क्वार्टर्स हैं उसमें हमको लगता है कि इकोनॉमी जो है वी विल सी द इकोनॉमी कमिंग बैक ऑन, मतलब ग्रोइंग आई थिंक अपवर्ड्स ऑफ 7%। सो थिंग्स लुक तो ऐसे में अब लगता है कि रिजर्व बैंक भी अपनी कुछ इस बार कुछ चेंज करेगी अपनी। अमरीश, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जो मैं कहना चाह रहा था कि बाजार में अभी कोई बाजार को ट्रिगर या जो डायरेक्शन है वो अभी क्लैरिटी नहीं है। तो एक शॉर्ट टर्म डायरेक्शन मुझे लगता है जो आप बात कह रहे हैं कि अभी चूंकि आज से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठकें शुरू हो गई जो अगले 3 दिन चलेंगी, तो 6 तारीख तक मुझे लगता है कुछ ना कुछ रिजर्व बैंक की तरफ से भी उस तरह का पॉजिटिव इंडिकेशन, अगर रेट कट
नहीं भी आता है, अगर या वो इंडिकेट करेंगे कि शायद फरवरी तक रेट कट आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन भी अब मुझे लगता है जिस तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जो फल और सब्जियों के जो सप्लाई बढ़ेगी तो वो धीरे धीरे मुझे लगता है उस तरफ भी मॉडरेशन, जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें भी और मॉडरेशन आएगी। और एक अच्छा पॉजिटिव हमारे साथ जो है, क्योंकि हमने हमारा एग्रीकल्चर अच्छा कर रहा है और साथ ही साथ हमारा एग्रीकल्चर का जो स्टॉक है, जो बफर स्टॉक है, तो वो भी हमारे पास पर्याप्त है, तो इसलिए किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। Siddharth, I think optimism and belief in the India growth story is still very strong. I think even outside and within the country also. But I think after the last correction, a little bit of more realistic expectations from the market is happening. We'd like to get your inputs on. So when people are investing and now, and a lot of, advisors say that don't invest always in a falling market. Wait for a slight rising market to start to begin or to reinvest once again if you were sitting on cash. And for the fortunate few who were sitting on cash. So please help us understand that how does it change short term, because you're talking about inflation figures, the RBI policy. So is short term, or would you say 3 to 6 months is a good expectation to say that this optimism will continue, because there will be periodic corrections. And I think somewhere, because the last correction actually caught everybody, literally unprepared for that. What should investors do? Stagger it, wait it out in the long term if you have the waiting capacity? See, I would say, Gaura, basically, if you are an investor, especially a retail investor, a common man, I think, as far as markets go, I think there is one thing which goes across, or which is concluded or accepted by all of us, is that you can't time the market. No one can time the market. So, as you said, we were all taken by surprise. So, nobody knows what lies in future. But yes, and another take which I have personally is that markets, you should not look for overnight gains. It's a place where you come and invest and you'll have to wait for some time. It is not like fly by night. You'll make some big gains. So I think, and to me, especially in the current scenario, I would say one should definitely invest, because I have seen in last trading sessions, I have observed certain stocks which I have seen have gained almost by 25%, and they're good companies, good stocks. So there was a time when stocks had fallen, you were getting them at cheaper valuation. So I think one has to always be on the lookout for opportunity. Yes, markets are jittery. There are currently kind of range bound. So one has to choose and pick and invest in, if you don't want to invest everything at one go. And I would also say that don't invest everything right away. But yes, invest in small tranches and look for good value picks. Right. So two things. One, and I think what I hear you saying is that somewhere, don't look at the opportunity you feel you missed, because just wait for the next one to come. And I think that optimism. The second is, everybody talks about, you said good value picks, and there are value creators, there are wealth creators, there are immediate gain ones. And as somebody who does research and analysis into stocks, if you could just, give names of a few indicators, because it's a niche area, it's technical, and it's not easy for everybody to go into technicalities. And hence, people rely more on usne kya bola, what did that person say? What could be two or three benchmark indicators which one could watch out for? See, I would say broadly, if you look at Gaura, one thing, as you said, कि उसने बोला, अगर आप उस तरह के हैं, अगर आपको, if you're not mature enough to invest in the markets directly, please get in touch with an expert. Go to some fund manager or people who are experts, who know the markets, who are handling people's money. One is that is one very common this thing. Then other way of looking at, obviously look at the company profile, look at the sector in which it is currently functioning, look at the growth profile, look at the management, look at the profit, past record, the debt levels of the company, what kind of order book the company has. So all this would easily give you an idea about the company's current status and its future potential. And also there are certain new sectors like renewables. It's something which is opening up. But then the flip side is, we have just seen as the US presidency, the new president incumbent who's coming is already speaking against it. But I still believe that world will
move towards renewable. I think it is something which is inevitable. So what I'm trying to say is, so these kind of, you have to look at the sector, the company's record, its profile, the kind of management. So I think that itself will give you a good enough idea. And also, somewhere I think there's a lot of scope for what the government is doing. So government policies, how they are changing, what are some sectors, is defense coming in, are we moving into equipment? Look for those indications, look for those policies. You have you've given a good example, like defense is one, capital expenditure happening we are building our own physical infrastructure in big ways. So companies which are somewhere around that sector. So that is, I don't think that is very difficult to pick, but I would still say please do a deep dive. And if one is not equipped to do it, I think one should rely on an expert and then invest his or इसके her अलावा money. सिद्धार्थ, आप और कौन से सेक्टर्स रिकमेंड करेंगे, जैसे अगर बैंकिंग है या और भी ऐसे जो क्षेत्र हैं जिनमें सामान्यतः लोग निवेश करते हैं या करना चाहते हैं? नहीं अमरीश, देखिए एक बात तो ये है कि ऐसा कह देना कि ये सेक्टर आगे बेहतर नहीं करेगा, मैं इसको नहीं मानता हूँ. मेरा मानना है कि चाहे आज भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, ऑयल एंड गैस आज भी अच्छा करेगा, क्योंकि अभी 20, 25, 30 साल उनके अभी भी बाकी हैं. तो ये कहना कि, बट हाँ मैं ये कहूँगा कि ऑयल एंड गैस है, फार्मा है, रिन्यूएबल्स हैं, जैसे गौरा ने कहा कि आप डिफेंस इज वन, मतलब आई डिडंट मेंशन द स्टॉक बट द एग्जांपल आई वाज ट्राइंग टू गिव वाज वन ऑफ द, इट्स अ स्टेट ओन्ड, इट्स अ सरकारी डिफेंस कंपनी. जी. और सिद्धार्थ, आप क्या कहेंगे रुपए की कीमत के बारे में? काफ़ी कमज़ोर हुआ है लगातार, तो ये रुपए की कमज़ोरी आप इसको मानते हैं या डॉलर की स्ट्रेंथ मानते हैं? नहीं, बेसिकली डॉलर मजबूत हुआ है और रुपया कमज़ोर ज़रूर हुआ है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि रिजर्व बैंक ने ये सुनिश्चित किया, और उसका कारण ये है कि चूंकि हमारे पास एक फॉरेक्स का जो बड़ा रिजर्व है, तकरीबन हमारे पास $600 बिलियन थे, और शायद आरबीआई का ये मानना था कि जब भी कभी इस तरह की वॉलेटिलिटी या शार्प करेक्शन आएगा रुपी में, तो उस समय हम उस रिजर्व को यूज़ करेंगे टू इंश्योर कि शार्प वॉलेटिलिटी ना हो रुपी के मूवमेंट में, रुपी का मूवमेंट ऑर्डरली हो. और ठीक है, अगर डॉलर मजबूत होगा तो रुपया गिर रहा है. लेकिन जैसे आपने कहा कि जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें काफी गिरावट भी हमें दिखाई दी. बिल्कुल अमरीश, तो वो गिरावट इसलिए क्योंकि हम उस रुपया का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रुपए को डिफेंड करने के लिए, अपने फॉरेक्स रिजर्व को. जी, राइट. वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट हेडलाइन स्टोरी. नीति आयोग वाइस चेयरमैन Suman Berry launched the Niti Aayog Trade Watch quarterly report in New Delhi today. Speaking on the occasion, Mr. Berry underscored that the country's trade landscape is rapidly evolving in response to global challenges. He added that India is historically a global trading nation, and the quarterly report provides analysis of India's trade dynamics and also examines the impact of geopolitical tensions. The quarterly report has been published for the first quarter from April to June of the financial year 2025. The Trade Watch report is the first report to be published on a quarterly basis by the Niti Aayog. It also identifies geopolitical opportunities and challenges posed to the country's trade. The report highlighted that during the first quarter, India's trade performance demonstrated stability and moderate growth. Total trade in the first half of this year stood at $576 billion, registering a 5.45% increase on an annual basis. Meanwhile, merchandise exports showed restrained growth influenced by declines in critical sectors such as iron and steel, as well as natural and cultured pearls. Imports, however, were propelled by high-value commodities, including in aircraft and space parts, mineral fuels and vegetable oils, as per the report. Quickly, from wanting to understand this export and this import balance. So there has been an increase in our export, these things, and imports, and some have increased and some have decreased. How are we positioned today? See, Gaura, as far as trade goes, if you look around the world, the first thing to be impacted anywhere is trade. Since the news has come, Donald Trump has won US elections, he takes over in January. So what impact are we looking at? That he is threatening with tariffs. He is threatening China with tariffs. So, and they are both our big trading partners. So anywhere, and the good part, which I would say from this Niti Aayog report, is that it's a quarterly report. So it will not only highlight the positive sides of our trade on our trade side, plus it is also giving us a complete backup of where the opportunities lying, the coming challenges for us. So I think in that with that reference, I would say it's a very positive thing.
And if we look at the way Trump is saying he'll be imposing, and he's also threatened BRIC nations. We are also part of that. Right. So, and he's saying we'll impose huge tariffs on China. So, all those kind of things also, I think the report also says, it also gives us an opportunity that we have to stand up to these kind of challenges and use these challenges as an opportunity to bolster our manufacturing and our trade. जी, और चलते हैं लोकसभा से खबरें ले लेते हैं। सरकार ने आज कहा कि देश के 783 जिलों में से 779 जिलों में 5G सेवाएं उपलब्ध हैं। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने कहा कि देश में 4,06,000 से अधिक 5G बेस ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने न्यूनतम दायित्वों से आगे बढ़कर तटीय क्षेत्रों सहित पूरे देश में 5G सेवाओं का विस्तार किया है। आप सिद्धार्थ क्या कहेंगे, क्योंकि ख़ासतौर से हम देखें कि जैसे जैसे 5G आया है तो ई कॉमर्स में और जो बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं हैं या जो ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल सभी में उसका असर दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा अमरीश। और आपने देखने वाली बात यह है कि जो डेटा है ऑलमोस्ट 779 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 780 तो तकरीबन पूरे देश में 5G सर्विसेज का रोल आउट हो चुका है। और किस देश का कोई भी नागरिक या किसी भी एरिया में इससे वंचित नहीं है। और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है जो आपने कहा कि अब चाहे बैंकिंग हो, चाहे आपको अपने मनोरंजन का हो या समाचार, किसी भी तरह की न्यूज़ चाहिए, कुछ और आप आसानी से अब सुलभ है और वो सुलभ है। और अगर जब तक 5G नहीं होगी तब तक वो सर्विस आपको अवेलेबल नहीं होगी। तो अब जो है तो भारत का कोई भी ऐसा कोना नहीं। और टेलीकॉम एक क्षेत्र है जिसमें हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा किया है। और अब हम ना केवल 5G सर्विसेज, जो सॉफ्टवेयर की बात हो रही है इस तरह की, हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हम टेलीफोन सेट्स, आज इंडिया दुनिया में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हो गया है मोबाइल सेट्स का। तो न केवल सॉफ्टवेयर, हम हार्डवेयर में भी अच्छा कर रहे हैं। जी, और सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान द्वारा किए गए पवन संसाधन मूल्यांकन के अनुसार देश में भू स्तर से 150 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा की अनुमानित क्षमता 1164 गीगावाट है। मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने लोकसभा में बताया कि इस वर्ष 31 अक्टूबर तक देश में तटवर्ती पवन ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता लगभग 48 गीगावाट हो गई है। सिद्धार्थ, आप उल्लेख कर रहे थे इसका जो गैर परंपरागत स्रोत हैं या ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है, तो जो विंड एनर्जी के बारे में एक अच्छी जानकारी, अच्छी खबर है। बिल्कुल ठीक है। और ना केवल विंड, हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं सोलर पे, प्रधानमंत्री पिछले बजट में एक प्रधानमंत्री सोलर योजना भी आई है जिसपे कि घरों के रूफटॉप पे हम सोलर पैनल्स लगाने के लिए हम जो है बहुत बड़े पैमाने में सब्सिडी दे रही है सरकार। तो विंड हो, सोलर हो, चाहे जियो थर्मल हो, चाहे हाइड्रो हो, इस पे सरकार का जब से 2014 से ही सरकार का बहुत बड़े पैमाने पे फोकस है। और हमने एक जो लक्ष्य रखा है कि तकरीबन 2030 तक जो इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी जनरेशन कैपेसिटी होगी उसमें से आधी तकरीबन रिन्यूएबल बेस्ड होगी, जो कि विंड, सोलर और हाइड्रो पावर से आएगी। और 2000 और हम नेट जीरो एमिशन कंट्री बनना चाहते हैं 2070 तक। और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसका हमने एक बहुत ही जिसको कहूँ कि चैलेंजिंग टारगेट रखा है, तकरीबन 500 गीगावाट्स का बाय 2047। और लगातार हम इस पर बहुत मुझे कहते हैं शिद्दत से जो है काम कर रहे हैं और इसके नतीजे भी हमें देखने को मिल रहे हैं। जी जरूर। So we have some more information on the RBI monetary policy with the bi-monthly monetary policy scheduled for release on Friday. The Reserve Bank's Monetary Policy Committee began its deliberations in Mumbai today with the consumer price index CPI-based inflation rising to 6.21%, a 14-month high, at a much above RBI's tolerance level, and the second quarter GDP falling to 5.4%. The panel will have to walk a tightrope. An SBI research report has said that the status quo of the policy would remain with the first rate cuts expected only in April 2025. The report further said it would be better than the second quarter growth numbers do not prompt a knee-jerk reaction in terms of monetary impulse like rate cuts as
headline inflation continues to trade at uncomfortable levels. So quickly over here, and we'd spoken about the RBI monetary policy and expectations. So I think somewhere not a knee-jerk but a more balanced approach would come in. Yeah, I think RBI as an institution is somewhat the way they function or the way they look at the Indian economy. I think they inherently have this responsibility of managing inflation with growth. So I would what influences their rate decision is the inflation trajectory. So I think if they have they are 100% sure that they expect inflation to moderate below 4 or come closer to their target of 4%. Mm-hmm. So we can expect a rate cut, but I would still, the majority of the economists believe that they may maintain a status quo, but there could be some cushion in terms of CRR cut, which would provide liquidity. Right. जी, और चलते हैं एशिया के अन्य बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज मिला-जुला रुख रहा। गिरावट दर्ज करने वाले बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स लगभग 1.5% और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.4% से अधिक गिरा। हांगकांग शेयर बाजार का हैंग सेंग इंडेक्स लगभग स्थिर रहा। दूसरी ओर सिंगापुर शेयर बाजार का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.36% और जापान का निकेई 0.07% बढ़ा। यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में भी मिला जुला रुख दिखाई दिया। अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी के डेक्स में 0.9% से अधिक और फ्रांस के कैक में 0.37% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दूसरी ओर लंदन के फुट्सी में 0.25% की गिरावट चल रही थी। A look at the U.S. markets. U.S. stocks displayed a mixed trend yesterday, with technology-related shares extending their gains. The Nasdaq Composite advanced 0.4%, and the S&P 500 was slightly up by 0.05%, while the Dow Jones Industrial Average declined by 0.17%. So, Siddharth, more or less, I think a steadiness across the world in markets? Yeah, and also in US. So, we are seeing a good action in technology stocks also in US. So, I think now what happens in US, I think things would be somewhere like this for next a month or so till our person Donald Trump takes over and the kind of things he's been saying. So what actually happens, what happens on the tariff, what happens on the cut in taxes, or they're raising more resources from the market to... So I think all that will, finally decide not only our markets and also the work markets around the globe. Right, we all wait and watch. Oil prices continued their upward trend today amid heightened geopolitical tensions and ahead of the OPEC Plus meeting scheduled for tomorrow. Brent crude was trading 0.14% up at $73.72 per barrel, and WTI crude was marginally up by 0.04% to trade at $69.97 per barrel, according to latest reports. और सराफा बाजार का हाल जान लेते हैं। सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.14% गिरकर 76,810 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.65% गिरकर 91,400 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक दिसंबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.14% बढ़कर 76,071 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं दिसंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.11% गिरकर 89,650 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा था। सिद्धार्थ, आप क्या कहेंगे, जो मौजूदा जो मूल्य जिस तरह से सोने का है कितना आकर्षक है निवेश के लिए? अमरीश, सोना तो मुझे लगता है मतलब भारतीय महिलाओं के लिए तो हमेशा ही आकर्षक का जो है एक स्रोत होता है या इन्वेस्टमेंट का एक वो है, मतलब खरीदती हैं बड़े तादाद में। और मुझे लगता है अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो गोल्ड कभी भी मतलब इट हैज़ नेवर प्रूव्ड अस रॉन्ग. इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट मोस्ट लिक्विड instruments for in terms of investment. So I don't think, and especially when things are so uncertain, geopolitical uncertainty, otherwise also uncertainty. So I think it's a good, it's always the best bet. Right. जी,
और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। सिद्धार्थ जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Absolutely. Thank you, Siddharth. And now, a quick look at the headlines again. In the domestic market today, Sensex adds 110 points. Nifty ends nearly flat. Niti Aayog launches first report of its quarterly series aimed at offering insights into India's trade dynamics. And global crude prices continue upward trend. Brent crude trades at $73.72 per barrel. And that's it in today's program. Namaskar. Market Mantra.